अवेयरनेस भी देना है। स्क्रीनिंग कैंप कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है? तो स्क्रीनिंग के बारे में हमने जो ट्रेनिंग सेशंस है, वहाँ बहुत सारा डिस्कस हम कर चुके हैं। जो स्क्रीनिंग टूल है, जो क्लिनिकल शेड्यूल नाम का टूल सॉफ्ट कॉपी वैशाली जी ने प्रोवाइड किया होगा। मैंने कहा था कि वो आपके टेबल पे रहना चाहिए, आपके मोबाइल पे रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आप वैशाली को रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर वैशाली जी फिर से उसमें आपको भेजेंगे। तो वहाँ आपका एक स्क्रीनिंग टूल दिया हुआ है। तो उस स्क्रीनिंग टूल से आप पेशेंट को बिल्कुल आसान तरीके से स्क्रीन कर सकते हैं। साथ में मैं क्लिनिकली पेशेंट को विदाउट स्क्रीनिंग टूल भी कैसे आप 3 चीज़ें याद रख के आप आसानी से स्क्रीन कर सकते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। और कैसे आप इंटरवेंशन दे सकते हैं कॉमन मेंटल डिसऑर्डर का। और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी कॉमन मेंटल डिसऑर्डर जो है उसका भी सेशन है, तो वही सेशन हम इसमें ही कंप्लीट कर देंगे। अवेयरनेस के बारे में अवेयरनेस कैसे करना है, तो आज के प्रोग्राम में आपको समझ में ही आ जाएगा कि कैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स कैसे है और क्या है। इसके पहले भी बहुत बार हमने डिस्कस किया है और साथ में एक वर्ड फाइल भी मैंने तैयार किया है। वो वर्ड फाइल हिंदी में है। आप प्लीज़ उसको रीड कीजिए और उसके बेसिस पर आप अवेयरनेस दे सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में जो कम्युनिटी को रिक्वायर्ड है उतना ही हमने तैयार किया है। वो आप समझ लीजिए, वो पढ़ के भी बता सकते हैं या फिर आप वो पढ़ लीजिए और आप अपना भी ऐड बहुत सारी चीज़ें एज़ अ एक्सपर्ट आप ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी ओपीडी में जो भी पेशेंट्स आते हैं उसमें 30% पेशेंट जो है वो मेंटली इल रहते हैं। यानी आज आपके ओपीडी में 50 पेशेंट आए हैं, तो वो 50 में से 15 पेशेंट जो थे, वो मेंटली इल थे। शायद हमने उनको मिस कर दिया है। तो ये जो आंकड़े हैं, ये कोई हवा से नहीं आए हैं, ये जो एविडेंस बेस्ड रिसर्च आंकड़े हैं और ये वर्ल्ड वाइड है। लेकिन हमारे इंडिया में इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। जो भी पेशेंट आपके ओपीडी में आ रहा है, उसको मेंटल हेल्थ इश्यू रहना ही रहना है। सादा सर्दी-खाँसी का भी पेशेंट आ रहा है, तो भी उसको ये मेंटल हेल्थ इश्यू रह सकता है कि आज मेरे सर्दी-खाँसी की वजह से मेरा रोज़गार गया, आज का मेरा जो डेली वेज है वो गया। हाँ, मेरा कामकाज नहीं हो पा रहा है। तो हर एक क्रोनिक मेंटल इलनेसेस क्रोनिक फिजिकल इलनेसेस में तो मेंटल हेल्थ इश्यू तो रहते ही है। लोग क्रोनिक फिजिकल इलनेसेस की वजह से सुसाइड करते करते हैं। वन ऑफ द मेजर रीज़न हमारे इंडिया में है ये। जो कॉमनेस्ट साइकियाट्रिस्ट डिसऑर्डर है, वो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंग्जायटी डिसऑर्डर, सोमैटाइज़ेशन डिसऑर्डर, पजेशन डिसऑर्डर, जिसको हम डिसोसिएशन डिसऑर्डर या फिर हम कन्वर्जिव डिसऑर्डर, हिस्टीरिया कहते हैं वो। अल्कोहल डिपेंडेंस के बारे में हमने पिछले सेशन में लिया था। तो हमें करना क्या है? हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, उनका प्राइमरी मैनेजमेंट देना है बाय साइकोट्रोपिक ड्रग्स, जिसका भी हम चर्चा करेंगे तो बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, जहाँ मैं डायरेक्टली आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि ऐसा पेशेंट आया तो क्या करना है। और रेफरल हमें देना है, 14416 को रेफर करना है, यानी टेलीमानस हेल्पलाइन को और साइकियाट्रिस्ट को, जो नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट होगा उनको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड। अगेन नेक्स्ट स्लाइड। यस। तो हमें पेशेंट को क्लिनिकली कैसे पहचानना है कि इसको मेंटल इलनेसेस है कि नहीं। एक तो आपको स्क्रीनिंग टूल आपको पता है, वो जो क्लिनिकल शेड्यूल का सॉफ्ट कॉपी वैशाली जी ने दिया होगा आपको, वो यूज़ करना है। वहाँ स्क्रीनर है, वो स्क्रीनर यूज़ कीजिए। या फिर कोई भी पेशेंट आपके पास आया, चाहे वो फिजिकल कंप्लेंट लेके आया, तो भी आपको ये 3 गोल्डन क्वेश्चन पूछना है और ये 3 गोल्डन क्वेश्चन पूछने के लिए आपको हार्डली 6 5 से 10 सेकंड 10 सेकंड लगेंगे। कौन से क्वेश्चन है? क्या आपको उदासी, चिंता, डर, घबराहट सता रही है? ये पहला प्रश्न। इसमें से वो अगर है तो वो बताएगा। दूसरा प्रश्न, क्या आपकी नींद, खाने खाने की इच्छा, इनमें कोई बिगाड़ आया है? दूसरा प्रश्न, क्या आपके रहन-सहन, बर्ताव में कोई परिवर्तन आया है पिछले कुछ दिनों से? ये आपका तीसरा प्रश्न। इस 3 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन अगर कोई पॉजिटिव है, तो आप समझ सकते हैं कि इनको मानसिक बीमारी हो सकती है, एक अंदाज़ा आपने लगाना है। अभी बीमारी है कि नहीं इसको पक्का अगर करना है, स्टैंप लगाना है, तो उस लक्षणों की वजह से उसका डिसफंक्शनिंग होना चाहिए। तो डिसफंक्शनिंग कौन से एरिया में? जो उसका डेली रूटीन है। सवेरे उठना, ब्रश करना, नहाना-धोना, काम पर जाना, खाना, फैमिली के साथ समय बिताना, सही समय पर सोना, ये जो चीज़ें हैं, डेली रूटीन है, इसमें कोई डिस्टर्बेंसेस हुआ है क्या? वो पूछिए। अगर डिस्टर्बेंसेस हुआ है, तो ये मानसिक बीमारी है। यानी कौन से ऊपर वाले जो 3 प्रश्न हमने पूछे, वो 3 प्रश्नों के साथ ये डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, यहाँ बिगाड़ हो रहा है या डिसफंक्शनिंग हो रहा है।
उसका दूसरा डेली रूटीन में आपका डिसफंक्शनिंग हो गया, दूसरा सोशल इंटरैक्शन में डिसफंक्शनिंग हो रहा है। वो अपने बीवी-बच्चों के साथ कैसे बात कर रहा है, वो बाकी दोस्तों के साथ कैसे बात कर रहा है, जो बाकी के सोशल इंटरैक्शन है, वहाँ कैसे बात कर रहा है। जो उसका कम्युनिकेशन है, उसकी जो इंटरैक्शन है, वहाँ कोई बिगाड़ आ रहा है क्या? कोई लोग जब मानसिक बीमार होते हैं, तो अक्सर वो एक तो गुमसुम रहते हैं, किसी से बातें नहीं करते, इवन फैमिली मेंबर से भी बात करना वो टालते हैं। और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं, जैसे कि मैनिया वाले पेशेंट बहुत ही ज़्यादा बातें करेंगे, इवन स्ट्रेंजर लोगों से भी बड़बड़, बड़बड़, बड़बड़ करते जाएँगे जो पहचान के नहीं हैं। तीसरा ऑक्यूपेशन और एकेडमिक डिसफंक्शनिंग। अगर आप वो व्यक्ति कामकाज कर रहा है, तो कामकाज में बिगाड़ आ रहा है क्या? वहाँ एब्सेंटी लग रही है क्या उसकी? या फिर वहाँ वो झगड़े कर रहे हैं क्या? कोई बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है तो वहाँ वहाँ वो एब्सेंट रह रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है या फिर वहाँ वो टीचर के साथ या फिर बाकी लोगों के साथ झगड़े कर रहा है। एकेडमिक्स में वो डिटेरियोरेट हो रहा है, कम मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये 3 एरिया ऑफ फंक्शनिंग भी हमें देखते हैं। अगर ये 3 एरिया में उसका डिसफंक्शनिंग हो रहा है, तो हम स्टैम्प लगा सकते हैं कि ये मानसिक बीमारी हो सकती है। कौन से हमने 3 क्वेश्चन पूछे, क्या आपको उदासी, चिंता, डर, घबराहट सता रही है क्या? नींद और खाना खाने की इच्छा में कोई डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं क्या? या आपके रहन-सहन और बर्ताव में कोई परिवर्तन आया है क्या? इसमें से कोई भी पॉजिटिव है, तो आप ये पूछ रहे हैं कि उसका डेली रूटीन डिस्टर्ब है क्या? उसकी सोशल इंटरैक्शन डिस्टर्ब है क्या? उसका एकेडमिक या फिर ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है, वो डिस्टर्ब है क्या? अगर ऐसा है, तो ये मानसिक बीमारी हो सकती है। कुछ चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व भी होंगी, जैसे अनयूजुअल फेशियल एक्सप्रेशन उसमें है, कोई उदास रहेगा, कोई घबराया हुआ, सस्पिशियस रहेगा, आई कॉन्टैक्ट पुअर कर रहा है। उसके बोलने में भी आपको समझेगा कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई ज़्यादा ही बोल रहा है, कोई चिड़चिड़ापन, गुस्सा दिख रहा है, ट्रेमर्स है, रेस्टलेसनेस है, तो ये मानसिक बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। मेडिकली आप सिंपल एचबी टेस्ट से एनीमिया आप ये कर सकते हैं जो डिप्रेशन से थोड़ा-सा सिमुलेटिंग करता है। थायरॉइड टेस्ट आप कर सकते हैं, हाइपरथायरॉयडिज़्म भी डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी को सिमुलेट करता है। अभी देखो समझो कि आपके पास एक 34 ईयर ओल्ड वुमन आई आपके ओपीडी में, वो बोल रही है कि 1 महीने से मुझे बीमार-बीमार लग रहा है, कमज़ोरी जैसा लग रहा है, कोई भी काम करने की इच्छा होती ही नहीं है, थोड़ा भी काम करती हूँ तो जल्दी थक जाती हूँ, मुझे आप सलाइन लगा दो, मुझे कोई टॉनिक की बोतल लिख दो। अक्सर आपने ऐसे सुना होगा, कमज़ोरी-कमज़ोरी सा फ़ील होता है। तो यहाँ आप देखो कोई भी लक्षण जो है, वो कोई मानसिक लक्षण प्राइमा फेसी हमें दिखाई नहीं देता है। सब जो पेशेंट बता रहा है वो शारीरिक लक्षण बता रहा है। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास स्क्रीनर है, वो अब देखना है या फिर आपको स्क्रीनर देखना नहीं है, तो सिंपल ये 3 गोल्डन क्वेश्चन पूछो कि क्या आपका मन में उदासी, चिंता, डर, घबराहट कुछ सता रही है क्या? हाँ, अभी ये पेशेंट ने आपको कहा, हाँ, मेरा मन उदास-उदास लगता है अक्सर। फिर आपका दूसरा गोल्डन क्वेश्चन, क्या आपकी नींद या फिर खाना खाने की इच्छा डिस्टर्ब हुई है क्या? हाँ, मैं सवेरे-सवेरे 3-4 बजे मेरी नींद जग जाती है और फिर नींद नहीं आती है और खाना खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है। तीसरा आपका गोल्डन क्वेश्चन, क्या आपके रहन-सहन, बर्ताव में कोई परिवर्तन आया है क्या? तो हाँ, हाँ मुझे किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती है, मुझे अकेले-अकेले रहने की इच्छा होती है। तो इसका मतलब है कि ये पेशेंट जो है वो मानसिक बीमारी की ओर जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये डिप्रेशन की ओर जा रहा है। अभी हमें सिक्का लगाना है कि हाँ, ये मानसिक बीमारी है ही। तो कैसे क्या उसका उसकी वजह से डिसफंक्शनिंग हो रहा है क्या? तो पहला डिसफंक्शनिंग किसमें हम देखेंगे डेली रूटीन में। क्या आपका ये इस वजह से कुछ काम-काज दिनचर्या बिगड़ गई है? तो बोलेगा कि हाँ, मुझे काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, मैं दिन भर बिस्तर पे पड़ी होती हूँ, इवन नहाना की भी इच्छा नहीं होती है। दूसरा सोशल इंटरैक्शंस उसकी वजह से बिगड़ गई क्या? हाँ मैं अकेले-अकेले रहती हूँ और किसी के साथ बात करने की इच्छा नहीं होती है। क्या आपका कामकाज कुछ बिगड़ गया है क्या? हाँ, मुझे किसी कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है और मेरे पतिदेव या फिर सास मुझे हमेशा चिल्लाती रहती है कि मैं काम नहीं करती हूँ, डाँटती रहती है। मुझे आलसी हूँ, ऐसे बोलते रहते हैं। आपने देखा कि पेशेंट बहुत सैड दिख रहा है चेहरे से, आपने देखा कि बोलने में उसका लो टोन है, हेजिटेंट है और कोई ट्रेमर्स वगैरह उसको नहीं है। आपने हाइपोथायरॉयडिज़्म और एनीमिया उसको एक्सक्लूड किया। तो आपको एक पता चल गया होगा कि ये पेशेंट है, उसको कौन-सी बीमारी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। बताओ कौन-सी बीमारी है? तो ये बहुत ही ऑब्वियस है, ये पेशेंट को डिप्रेशन हो रहा है। तो सिंपल दिमाग में ये रखना है डिप्रेशन यानी उदासी की बीमारी। उदास सब जन होते हैं। डिप्रेस्ड जो एज़ अ लक्षण, एज़ अ सिम्पटम
हम सब होते हैं कभी न कभी। पर उसको बीमारी कब कहेंगे? जब हम डिसफंक्शनिंग होंगे, उसकी वजह से हमारा डेली रूटीन बदलेगा, उस वजह से हमारी जो सोशल इंटरैक्शन है वो बिगड़ेगी, उस वजह से हमारा कामकाज जो है वो बिगड़ेगा, तो हम उसको बीमारी बोलेंगे। तो उसमें सिम्पटम्स क्या होते हैं? तो सैडनेस ऑफ मूड, देन लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेज़र एक्टिविटीज़, यानी नीरसता आ रही है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। मैं पेशेंट को ये हमेशा पूछता हूँ कि मेल पर्सन है तो बाहर घूमने-फिरने की इच्छा होती है क्या? देन मोबाइल देखने की इच्छा होती है क्या? तो पेशेंट अगर ना बोल रहा है, तो ये डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। देन लेडीज़ को ख़ास करके काम करते हैं तो उनको जल्दी थकावट महसूस होती है, लो एनर्जी महसूस होती है, तो ये डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। तो सैडनेस ऑफ द मूड, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ईज़ी फैटिगेबिलिटी एंड लो एनर्जी, ये हो गए उदासी के लक्षण। बहुत सारे बाकी के लक्षण भी आपको सोमैटिक कंप्लेंट्स भी यहाँ डिप्रेशन में मिल सकते हैं, जैसे हेडेक, बॉडी पेन्स, देन डिक्रीज़ एपेटाइट, देन अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, देन चिड़चिड़ापन भी होता है, एंग्ज़ायटी जैसा भी लगता है, घबराहट सी रहती है, नर्वसनेस होता है। बहुत लोग आपको ये कंप्लेंट करेंगे कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, एकदम कॉन्फिडेंस लो फ़ील कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे गिल्टी फ़ील करते हैं, अपराधीपन की भावनाएँ जैसे होती है कि अ, उनके बोलने से आपको लगता है कि मेरे वजह से मैं ही जवाबदार हूँ, जो भी नुकसान हो रहा है, घर का नुकसान या फिर मेरा पर्सनल नुकसान। नकारात्मक विचार हमेशा उसके बोलने में आपको छलकेंगे, इवन सुसाइडल थॉट्स भी वहाँ आ सकते हैं। तो मेन आपको याद रखना है कि डिप्रेसिव बीमारी यानी उदासी की बीमारी, सैडनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड ईज़ी फैटिगेबिलिटी एंड लो एनर्जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। दूसरा कॉमन हम डिसऑर्डर देखते हैं। समझो कि आपके ओपीडी में एक 24 साल का कंपनी वर्कर आया। वो बोलता है कि मुझे फ्यूचर के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे घबराहट सी होती है। क्या होगा, कैसे होगा? ऐसे बेचैनी बनी हुई रहती है, दिल की धड़कन बढ़ती है। हमेशा मैं चिंता में बना रहती है। 3-4 बार तो ऐसा हो गया कि ऐसे दिल की धड़कन बढ़ी कि ऐसे लगा कि मैं अब बचूँगी नहीं और मुझे डायरेक्ट फिर मुझे 108 बुलाकर कैजुअल्टी में जाना पड़ा और कैजुअल्टी के डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को अभी यहाँ भी लक्षण आप देखो, कोई भी उसने मानसिक लक्षण बोले ही नहीं है। जो भी बोले हैं वो सब उसने शारीरिक लक्षण ही बोले हैं। तो कैसे पहचानना है? एक तो आप स्क्रीनर का यूज़ करो, जो आपके क्लिनिकल शेड्यूल जो बुक है, जो सॉफ्ट कॉपी है उसमें दिया है। या फिर सिंपल ये 3 गोल्डन क्वेश्चन पूछो कि क्या आपको चिंता, डर, घबराहट सता रही है क्या? वो बोलता है हाँ, घबराहट होती है। फिर आपका क्वेश्चन पूछो क्या आपकी नींद और खाना खाने की इच्छा डिस्टर्ब हुई है क्या? हाँ, मेरी नींद टूट-टूट के आती है, सपने आते हैं और चिंता में मैं रात को खोया हुआ रहता हूँ, तो मुझे नींद आती भी नहीं है। हमेशा जो चिंता होती है वो तभी लोगों को होती है जब वो सोने जाते हैं, क्योंकि सवेरे उठने से लेके दिन भर पेशेंट किसी न किसी काम में व्यस्त रहता है। पहले वो सवेरे उठ के तैयारी करेगा, फिर वो काम पर जाएगा, काम में व्यस्त रहेगा। जो खाली समय मिलता है वो उसका शाम का घर में आने के बाद में ही उसको मिलता है, तभी वो फिर दिमाग में शैतान का घर बन जाता है और चिंता आने लगती है और चिंताओं की वजह से उसको फिर नींद नहीं आती है। तो अगर नींद नहीं आ रही है और नींद टूट रही है, अभी देखो डिप्रेशन में मैंने क्या कहा था, डिप्रेशन में अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग होता है। नींद आ जाती है और अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग हो सकता है। और इसमें एंग्ज़ायटी में चिंता अगर है तो वो चिंता करके थोड़ा-सा नींद लेट आएगी और आएगी भी तो डिस्टर्ब्ड आएगी या फिर वो सपने वाली आएगी, वो डीप स्लीप नहीं आएगी, है ना? फिर तीसरा आप पेशेंट को पूछ रहे हैं कि क्या इतने में रहन-सहन बर्ताव में कोई परिवर्तन आया है? हाँ, मैं अकेला नहीं रहता हूँ, मुझे चिंता रहती है, कोई साथ में रहे, चिंता रहती है कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आएगा या फिर चिंता रहती है कि क्या होगा, कैसे होगा तो हमें मुझे हमेशा लगता है कि कोई मेरे साथ में रहे। ऐसा आप वो पेशेंट के बोल सकता है। अलग-अलग उसके पेशेंट के वर्ज़न रह सकते हैं, लेकिन अगर उसके रहन-सहन में, बर्ताव में अगर परिवर्तन आया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। और ये आप देखो कि ये सब जा रहे हैं लक्षण घबराहट की तरफ, यानी एंग्ज़ायटी की तरफ। फिर आप देखेंगे कि मानसिक बीमारी टोटली है कि नहीं, यानी एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है कि नहीं। उसके लिए फिर से आप उसको 3 फंक्शनिंग एरिया ऑफ फंक्शनिंग देखेंगे। उसका डेली रूटीन डिस्टर्ब हुआ क्या? हाँ, उसका डेली रूटीन डिस्टर्ब हुआ है।
जो घबराहट होती है उस वजह से वो काम पर ध्यान नहीं दे पाता है। जो घबराहट होती है उस वजह से उसका टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, वो घबराहट की वजह से। क्या उसकी सोशल इंटरैक्शन बिगड़ गई है? क्या हाँ, सोशल इंटरैक्शन बिगड़ गई है। जो एंग्ज़ायटी है, जो घबराहट है उसकी वजह से वो अपने बॉस के सामने अपीयर नहीं कर पाता है। अपने दोस्तों के साथ, अनजाने लोगों के साथ बात करने में झिझक-सी महसूस होती है। क्या एकेडमिक या फिर ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शनिंग हो रहा है क्या? हाँ, वो कामकाज पर उसका असर हो रहा है, काम पर ध्यान नहीं देता है और घबराहट, डर हमेशा महसूस वहाँ होता है, चिंता हमेशा लगी रहती है। तो काम करने की जो स्पीड है, वो कम हो गई है। यहाँ से भी आपको क्लू मिल सकता है कि ये मानसिक बीमारी है। तो आप यहाँ क्लियर हुए होंगे कि ये इसको क्या प्रॉब्लम है। तो इसको प्रॉब्लम है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। एंग्ज़ायटी यानी घबराहट की बीमारी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। घबराहट की बीमारी, इसमें क्या होगा फिज़िकल सिम्पटम्स मिलेंगे आपको ट्रेमर्स, पाल्पिटेशंस, ड्राई माउथ, स्वेटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, हेडेक, मेंटल सिम्पटम्स, अप्रीहेंशन क्या होगा, कैसे होगा, वरी, एक्सेसिव वरी, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, भविष्य के बारे में सोच में पड़ गया है, ये सिम्पटम लगेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अभी हम दूसरा पेशेंट देखते हैं, ये भी बहुत ही कॉमन है कि एक 46 इयर्स ओल्ड लेडी रिपीटेडली आपके ओपीडी में आ रही है। वो बोलती है कि काफ़ी महीनों से मुझे कमर में दर्द होता है, फिर वो पीठ की तरफ जाता है, पीठ से फिर वो छाती पे आता है, छाती से फिर पेट में घूमता है और फिर सर में चढ़ता है। ऐसे वेग कंप्लेंट आपको मिलेंगे। मुझे आप सीटी स्कैन पूरे शरीर का सीटी स्कैन लिख दो, मेरे खून की जाँच करवाओ और जब आप देखते हैं तो एवरीथिंग इज़ ओके ऐसा आपको लगता है। जब आप उसका जो रूटीन ब्लड रूटीन करते हैं वो नॉर्मल रहता है, थायरॉइड के इश्यूज़ वो भी नॉर्मल रहते हैं। तो फिर आपको ये संशय आना चाहिए, डाउट आना चाहिए कि ये मानसिक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं जिसको हम सोमैटाइज़ेशन डिसऑर्डर बोलते हैं। तो फिर से 3 क्वेश्चन पूछना है। क्या आपको चिंता, डर, घबराहट सता रही है? हाँ, मुझे चिंता रहती है, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है और कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा है। फिर दूसरा गोल्डन क्वेश्चन, क्या आपकी नींद और खाना खाने की इच्छा डिस्टर्ब है? हाँ, मुझे हमेशा चिंता हुई रहती है, मुझे भूख नहीं लगती है या फिर मैं खाना खाती हूँ तो पेट में दर्द वगैरह ये सब होते रहता है, बढ़ता है, गैस बना हुआ रहता है, इस वजह से मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। क्या आपके रहन-सहन, बर्ताव में कोई परिवर्तन आया है? हाँ, मैं काम नहीं कर सकती हूँ, हमेशा चिंता में लगी हुई रहती हूँ कि मुझे कुछ बीमारी है, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और वहाँ जाँच करवाती हूँ। ये सब सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के लक्षण फिर ये हो सकते हैं। अभी ये है कि नहीं है, कन्फर्म कैसे करें? तो 3 एरिया ऑफ डिसफंक्शनिंग क्या आपकी दिनचर्या में कोई बिगाड़ आया है? हाँ, मेरी पूरी दिनचर्या बिगड़ गई है, मैं हमेशा चिंता में रहता हूँ, तो मेरे काम-काज जो है, वो बहुत स्लो होते हैं। देन क्या उसके सोशल इंटरैक्शन में बदलाव आया है? हाँ, इसकी वजह से मैं हमेशा चिंता में रहती हूँ, तो मैं लोगों से ज़्यादा बात करना की इच्छा नहीं होती है। मैं खुशियाँ महसूस नहीं कर पाती हूँ। लोगों के साथ खुशियाँ नहीं शेयर कर सकती हूँ, ना ही खुशियाँ बाँट सकती हूँ। क्या ऑक्यूपेशन और एकेडमिक फंक्शनिंग में परिवर्तन हुए हैं? हाँ। काम में मन नहीं लगता है, हमेशा कमज़ोरी महसूस होती है, बीमार-बीमार सा लगता है, काम मेरे से नहीं होता है। तो यानी ये सोमैटाइज़ेशन डिसऑर्डर है, ऐसा आप कयास लगा सकते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो क्या होता है सोमैटाइज़ेशन डिसऑर्डर? तो ये मनोशारीरिक लक्षणों की बीमारी है। यानी जो शारीरिक सिम्पटम्स है, जो फिज़िकल सिम्पटम्स है, वो उसका रूट वहाँ नहीं है, उसका लोकेशन वहाँ नहीं है, वो हमारे माइंड से कनेक्टेड है। तो बहुत सारे पेशेंट को एब्डोमिनल सिम्पटम्स आते हैं, स्किन रिलेटेड सिम्पटम्स आते हैं, एक्स एंड पेन्स होते हैं। सेक्सुअल सिम्पटम्स भी लोगों को रहते हैं कि जल नाइटफॉल होता है, कमज़ोरी-कमज़ोरी जैसा लगता है। देन पेशेंट अलग-अलग डॉक्टर को मिल रहा है, अलग-अलग इन्वेस्टिगेशंस की डिमांड कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो ये सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी बहुत कॉमन है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक आप समझ लीजिए कि 29 इयर्स की ओल्ड लेडी वो आपको पता चल गया या फिर आपके पास वो रिश्तेदार लेके आए कि इसको खेच की बीमारी है, इसका इलाज कराओ, इसको मिर्गी के झटके आते हैं।
तो आपने देखा कि वो पेशेंट को दाग लग जाते हैं, हाथ-पैर ऐसे टाइट कड़क हो जाते हैं, काफ़ी समय तक वो बेहोश जैसी पड़ी रहती है। जब दाँत लग जाते हैं लेकिन कभी ज़बान नहीं कटी है, गालों से कभी खून नहीं निकला है, मुँह से कभी खून नहीं निकला है। जब उसको ऐसा अटैक आता है तो उस समय में वो कभी नहीं गिरी नहीं है और जिससे उसको गिरने की वज़ह से इंजुरीज़ हुई है। हाथ-पैर टाइट होते हैं लेकिन अ, उसको सिर्फ़ काफ़ी लंबे समय तक वो हाथ-पैर टाइट रहते हैं। जबकि एपिलेप्सी में, सीज़र में सिर्फ़ 2 से 3 मिनट तक ही ऐसा एक तो टोनिक मूवमेंट रहेगा या फिर टोनिक-क्लोनिक मूवमेंट रहेगा। और जो सीज़र एपिसोड है, वो सिर्फ़ 2 से 3 मिनट तक रहता है और उसके बाद में उसको पेशेंट को पोस्ट इक्टल स्लीपीनेस, ड्रॉज़ीनेस ऐसा आता है। लेकिन इस पेशेंट में तो ये तो घंटों तक ऐसे रहती है, बहुत मिनटों तक, आधे-आधे घंटे तक या फिर बहुत आवर्स तक या फिर कभी-कभी कुछ पेशेंट में तो दिन भर भी वो पेशेंट बेहोश जैसा पड़ा हुआ रहता है और उठता नहीं है। और पेनफुल आप स्टिमुला देते हैं, तो पेशेंट रिस्पॉन्ड भी करता है। तो ऐसे पेशेंट को भी हम समझ सकते हैं कि ये मानसिक बीमारी है और ये डिसोशिएटिव डिसऑर्डर या फिर हम जिसको हिस्टीरिया बोलते हैं, कन्वर्सिव डिसऑर्डर बोल सकते हैं, वो है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, वो पेशेंट जब होश में है, बराबर आपके साथ बात कर रहा है या फिर रिलेटिव के साथ आप ये क्वेश्चन पूछिए, "क्या आपको चिंता, डर, घबराहट सता रही है क्या?" वो बता रहे हैं, "हाँ, जब भी कोई टेंशन वाली बात होती है, तब-तब ऐसा होता है।" फिर आप अगला पूछ सकते हैं कि क्या नींद और खाना खाने की इच्छा डिस्टर्ब हुई है क्या? हाँ, जब-जब ऐसा होता है तब-तब कुछ खाना खाने की इच्छा नहीं होती है और वो बेहोश जैसी पड़ी रहती है। फिर आप थर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या इनके रहन-सहन, बर्ताव में कोई परिवर्तन आया है क्या? हाँ, कुछ दिनों से वो बहुत टेंशन में रहती है और कोई भी बात बोलो तो उसका टेंशन दिमाग से निकलता नहीं है। फिर आप को लगा स्टैम्प लगाना है कि हाँ, ये मानसिक बीमारी ही है, ये डिसोसिएशन डिसऑर्डर ही है, तो फिर आप देखो कि क्या उसका डेली रूटीन में कोई बिगाड़ हुआ है? हाँ, उसका डेली रूटीन बिगड़ जाता है। जब-जब ऐसा होता है, तो वो बिस्तर पर ही पड़ी रहती है, कुछ काम नहीं करती है, उस समय में बेहोश जैसी रहती है। क्या उसके सोशल इंटरैक्शन में ब परिवर्तन हुआ है? हाँ, वो टेंशन में रहती है, चिंता में रहती है, जब-जब ऐसा होता है, वो टेंशन में रहती है और बात नहीं करती है या फिर बहुत ही चिड़चिड़ापन उसको महसूस होता है। क्या एक ऑक्यूपेशनल एकेडमिक फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंसेस हुए हैं? हाँ, वो कोई काम-काज नहीं करती है, ऐसे ही पड़ी हुई रहती है। तो ये डिसफंक्शनिंग देखकर आप डायग्नोज़ कर सकते हैं कि ये जो डिसऑर्डर है वो ट्रांस एंड पोजीशन डिसऑर्डर है, जिसको हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं या फिर हिस्टीरिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो इसमें पर्सन क्या होता है कि वो अपना टेम्परेरी लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी वो खो देता है और उसको लगता है पोजीशन डिसऑर्डर में भी उसको लगता है कि उसने दूसरी आइडेंटिटी धारण किया हुआ है। किसी स्पिरिट ने या फिर किसी भगवान ने, राक्षस ने उसको अ, पछाड़ लिया है। तो ये पोजीशन डिसऑर्डर की बीमारी है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमें पेशेंट को हेल्प कैसे करनी है? तो सबसे पहले हमने सुनना चाहिए, लिसन। हम बहुत बार पेशेंट के साथ डील करते समय जब भी हम सर्दी-खाँसी के पेशेंट्स हैं, एब्डोमिनल पेन के पेशेंट्स हैं, अम, हमारा हाथ ऐसे बैठ गया है कि पेशेंट आया और उसने लक्षण बताया कि हमने बस एक बिल्कुल मैकेनिक रोबोट जैसे हम लिखना शुरू कर देते हैं प्रिस्क्रिप्शन। परंतु साइकियाट्री के पेशेंट को जितना आप सुनोगे, उतना आपको पेशेंट का एक जो भावनिक वर्ल्ड है, इमोशनल वर्ल्ड है, वो पता चलेगा, उसके लक्षणों के बारे में पता चलेगा, आपका डायग्नोसिस सही आप कर पाएँगे और आप इंटरवेंशन भी सही दे पाएँगे। तो पेशेंट को पूछिए। जो आपके पास स्क्रीनर है, वो स्क्रीनर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप पेशेंट को आप डायग्नोज़ कर सकते हैं, कौन-से डिसऑर्डर से वो सफ़र कर रहा है या फिर जो मैंने गोल्डन क्वेश्चन 3 आपको बताए हैं और 3 एरिया ऑफ फंक्शनिंग बताया है, वो पूछ सकते हैं और पेशेंट को डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं सुसाइड के बारे में। सुसाइड के बारे में पूछने से सुसाइड बढ़ती नहीं है, उल्टा सुसाइड के लक्षण जो है वो कम हो सकते हैं, सुसाइड के प्रिवेलेंस कम हो सकता है हमारी सोसाइटी में क्योंकि जब आप पूछते हैं सुसाइड के बारे में, आत्महत्या के विचार आपको आते हैं क्या? तो पेशेंट को एक चैनल मिल जाता है, अगर आते हैं तो उसे व्यक्त करने के लिए। या फिर पेशेंट को ऐसे लगता है कि ये जो डॉक्टर है मेरे सामने बैठा हुआ, वो मेरे बारे में इतना सोचता है कि मैं एक्सट्रीम क्या कदम उठा सकती हूँ, ये भी वो सोच रहा है। मेरी वो परवाह करता है, ये उसमें एक मैसेज जाता है।
कि दिस ये जो डॉक्टर है मेरी दुःख दर्द को समझ रहा है, ये भी मैसेज उसमें जाता है। तो पूछिए, पूछने से चीज़ें बढ़ती नहीं हैं। दूसरा उसको विश्वास दिलाइए कि बहुत बार आपके पास जो पेशेंट्स आने वाले हैं, वो पेशेंट्स फिज़िकल सिम्पटम लेके आने वाले हैं, है ना? जो भी मैंने आपको बताया वो फिज़िकल सिम्पटम से ही बताया। हमारे प्रैक्टिकली हमारे ओपीडी में जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रैटा से पेशेंट आते हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द साइकियाट्रिक इलनेसेस वो आपके पास साइकियाट्रिक इलनेसेस के बारे में नहीं आने वाले हैं। फिजिकल सिम्पटम्स लेकर ही आने वाले हैं। आप उस 3 गोल्डन क्वेश्चन से, 3 एरिया ऑफ डिसफंक्शनिंग से या फिर स्क्रीनर से आपने स्क्रीन किया है। तो अभी आपको उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप यूजुअली क्या होता है कि जब आपको पता चलता है कि ये जो शारीरिक सिम्पटम्स है ये मानसिक ओरिजिन से है तो आप बोलेंगे कि नहीं, नहीं आप नाटक कर रहे हैं, नहीं, नहीं ऐसा कोई सिम्पटम नहीं होता है, ये आप कुछ फालतू के भी न ये कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पेशेंट जानबूझ के ये सिम्पटम को शारीरिक सिम्पटम को नहीं बनाता है, भले ही उसका कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसका रूट जो है मन में है। तो पेशेंट को ये बोल के आप अपना रैपो जो है उसको आप डिस्टर्ब मत कीजिए। उसको बोलिए कि मैं आपकी पीड़ा को, आपकी तकलीफ को, आपके लक्षणों को समझ रहा हूँ। यानी उसको जताइए कि हाँ, ये लक्षण हो रहे हैं, आपको सच में तकलीफ हो रही है। उसको उड़ाइए मत कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई दर्द होता है क्या? वो इधर से उधर घूम के जाता है। ये मत बोलिए उसको। उसको बोलिए कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ, आपको जो तकलीफ़ें हो रही है, वो समझ रहा हूँ। फिर उसको समझाइए भी कि लेकिन ये जो तकलीफ़ हो रही है ना, ये कोई आपकी शारीरिक तकलीफ़ नहीं है। ये जो मानसिक तकलीफ़ के ये लक्षण हैं, जो शारीरिक रूप से बाहर उजागर हो रहे हैं। ये आपको समझाना पड़ेगा। साथ में आपको ये भी समझाना पड़ेगा कि जो मानसिक इलनेसेस है, वो बाकी शारीरिक इलनेसेस जैसा भी होता है और ये किसी को भी हो सकता है। इसमें कोई घबराने की, कोई ऐसे छुपा के रखने की कोई बात नहीं है और इसका भी आसानी से इलाज हो सकता है। ये भी साइको एजुकेशन साथ में आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक मैंने देखा है कि जो भी यानी 99% लोगों में जो भी मानसिक रोगों के लक्षण लेकर आते हैं, उनमें जो कारण होता है, कोई न कोई उनके लाइफ में चलती हुई समस्या होती ही है। तो आप तो मानसिक रोगों का इलाज कर रहे हैं, उनको आप ट्रीटमेंट देने वाले हैं, परंतु जब तक आप उस समस्या का हल के लिए पेशेंट को प्रेरित नहीं करेंगे, उनको डायरेक्शन नहीं देंगे, तब तक आपको जल्दी अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर मुझे काँटा चुभा है और ऊपर से मैं मरहम पट्टी कर रहा हूँ और पेन किलर खा रहा हूँ, तो शायद मुझे पेन महसूस नहीं होगा और अच्छा लगेगा। परंतु जब तक काँटा है वहाँ और जब तक मैं उसको नहीं निकालूँगा, तब तक मेरी जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट नहीं होगी, है ना? वैसे ही जो उसकी समस्या है, वहाँ भी हमारा रोल बनता है कि उसको डायरेक्ट करें अपनी समस्या को हल करने के लिए। उसका जो फैमिली मेंबर्स है, बहुत बार समस्या घरगुती ही समस्या रहती है या फिर बाहर के भी हो, फिर भी फैमिली मेंबर्स को आप इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे वो सपोर्टेड फील करे। उसकी समस्याओं को बाहर आने के लिए तो फैमिली मीटिंग आप बुला सकते हैं पेशेंट को, नेक्स्ट विजिट में फैमिली मेंबर्स को लेके आओ, ऐसे बोल सकते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप सबको पता है, इंटरनेट में भी उसको दिया है, वो आप पेशेंट को बता सकते हैं। हाँ, पेशेंट बहुत बार अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो सॉल्व करने की बजाय प्रॉब्लम से एस्केप करने की कोशिश करते हैं, दारू सिगरेट या फिर कोई और मादक द्रव्य का उपयोग करके, नशा करके, वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा पेशेंट को समझाना है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, उल्टा कॉम्प्लिकेट होगा, उल्टा और ज़्यादा शारीरिक लक्षण भी आपको आएँगे। तो इससे दूर रहें। जो भी हम ट्रीटमेंट देने वाले हैं, उसके साथ-साथ आगे हम ट्रीटमेंट क्या देने वाले हैं, वो तो हम देखेंगे। पर उसके साथ-साथ पेशेंट को अच्छी जीवन शैली के बारे में भी सलाह देनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार आप देखो कि आप जब भी मेडिकल प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, तो आप पेशेंट को बताते हैं ना कि अ, देखो एक्सर्शन मत करो, बेड पे रहो, बेड रेस्ट लो, आराम करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी नींद लो, ये खाओ, ये मत खाओ, आप बताते हैं। वैसे ही जब आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो पेशेंट को ये चीज़ें बोलनी है। यहाँ उल्टा पेशेंट को आराम करने के लिए नहीं बोला जाता है, परंतु पेशेंट को एक्टिव रहने के लिए अच्छी लाइफ़स्टाइल एन्जॉय करने के लिए बोला जाता है कि पेशेंट सही समय पर सोएँ, सही समय पर उठे, यानी अच्छी नींद ले, सही समय पर खाना खाएँ, पोषक खाना खाएँ, यानी अच्छा खाना खाएँ। तीसरा व्यायाम करें। हम शारीरिक जो इलनेसेस होते हैं, वहाँ पेशेंट को आप बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, यहाँ पेशेंट को एक्टिव लेस के हम बोलते हैं कि वो व्यायाम करे, खास करके स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ है, योगा जैसी एक्सरसाइज़ेज़ है।
कुछ रिलैक्सेशन मेथड होती है जैसे कि प्राणायाम। तो ये एविडेंस बेस्ड मेथड्स है जो हम पेशेंट को प्रेरित कर सकते हैं कि ये आप साथ-साथ में करते जाएँ। साथ में पेशेंट को उसकी जो एक्टिविटीज़ है, जो उसको पसंद है, उसकी हॉबीज़ है, पैशन है, वहाँ भी आप एंगेज उसको रह सकते हैं। मैं हमेशा पेशेंट को जो डिप्रेस्ड पेशेंट है, उसको जल्द से जल्द काम फिर से शुरू करने के लिए बोलता हूँ। अगर उसका कंपनी से काम छूट गया है, तो मैं उसके उसको घर के काम करने के लिए बोलता हूँ, कि वो घर के काम करना शुरू करे। जब हमारा मन काम में उलझा हुआ रहता है, तो उसको काफ़ी कम समय मिलता है और वो ज़्यादा नकारात्मक नहीं सोचता है, वो बिज़ी रहता है। तो मन को भी बिज़ी रखने के लिए भी ये काम-काज अच्छा रहता है। जो चीज़ें आपको करने में पसंद है, उसमें मज़ा भी आता है, एक आनंद भी रहता है, तो वो काउंटरैक्ट कर सकते हैं हमारे मेंटल इलनेसेस को, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को। तो अच्छी जीवन शैली की भी हमें पेशेंट को सलाह देनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़, नेक्स्ट स्लाइड। तो हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या देनी है? आपका प्रिस्क्रिप्शन कैसे रहना है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ये प्रिस्क्रिप्शन आपके जो क्लिनिकल शेड्यूल है, जो सॉफ्ट कॉपी है, जो वैशाली जी ने दी होगी, आपके पास वो आज फिर से आपको ये करेंगे। वहाँ कि ये डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के चैप्टर में आपको दिया है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जल्दी ही आपके पीएचसी पर दवाइयाँ आएगी, तो वहाँ आपको ये दवाई मिलेगी। एक तो टैबलेट फ्लुओक्सेटिन, ये जो टैबलेट फ्लुओक्सेटिन है, ये एसएसआर है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर, जो सेरोटोनिन सिनेप्सेस में सेरोटोनिन की लेवल बढ़ाता है। तो उसका डोज़ है 20 मिलीग्राम, आप 1 से आप शुरू कर सकते हैं और 10 दिन के बाद में 40 तक भी आप जा सकते हैं। तो 20 मिलीग्राम कीजिए, ये आप शुरू कीजिए। इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये है कि फ्लुओक्सेटिन का एक्शन शुरू होने के लिए कम से कम आपको 20 दिन लगते हैं। तो थोड़ा-सा आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंट को इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा। रीएश्योर करना पड़ेगा पेशेंट को कि हाँ, आपको अभी फ़ायदा नहीं लग रहा है, लेकिन 20 दिन कंप्लीट होने पर फ़ायदा लगेगा। ठीक है, दूसरा आप टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट क्लोनाज़ेपाम 0.25 रात को 1। क्लोनाज़ेपाम जो है वो एंग्ज़ियोलाइटिक है, साथ में वो स्ट्रेस को कम करती है और हिप्नोटिक उसका इफ़ेक्ट है तो नींद भी अच्छी आती है ना? तो 10 दिन ये क्लोनाज़ेपाम ले सकता है और 10 दिन के बाद में पेशेंट को बंद करने के लिए बोलना है। सिर्फ़ 10 दिन के लिए देना है। क्यों देना है 10 दिन के लिए? क्योंकि हमारी मेडिसिन जो है, जो हमने फ्लुओक्सेटिन ऊपर में दिया, वो मेडिसिन काम शुरू करने के लिए 10 से 20 दिन लगते हैं, जो भी एसेसआरआई हम दे रहे हैं। फ्लुओक्सेटिन को 20 दिन लगेंगे, लेकिन जैसे दूसरा प्रिस्क्रिप्शन है वहाँ एसिटाडोलिप्राम दिया है, वो 10 दिन में काम करेगा। तो हम फिर से पहले प्रिस्क्रिप्शन पे आते हैं, तो हमने फ्लुओक्सेटिन दिया 20 मिलीग्राम ओडी सवेरे, क्लोनाज़ेपाम दिया 0.25 मिलीग्राम रात को। क्लोनाज़ेपाम की जगह आप डायज़ेपाम भी दे सकते हैं, रात को 10 दिन के लिए, फिर बंद करने के लिए बोल सकते हैं। डायज़ेपाम का प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा-सा उसका एडिक्टिव इफ़ेक्ट आपको मिल सकता है। सबसे ज़्यादा बेंजोडायज़ेपिन जो एडिक्टिव है, वो है अल्प्राज़ोलैम। बहुत बार प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स का मैंने प्रिस्क्रिप्शन देखा है, जो भी फिजिशियन होते हैं, वो अल्प्राज़ोलैम देते हैं। अल्प्राज़ोलैम से पेशेंट को डिपेंडेंट हो जाता है, पेशेंट जब भी बंद करता है खुद होके, तब तक उसको नींद नहीं आती है, बेचैनी, घबराहट होती है। उसको ये नहीं पता होता है कि मुझे मेडिकल फिजिशियन ने ये दिया है और इसकी मुझे आदत लग गई है। उसको ये लगता है जो मुझे विथड्रॉवल सिम्पटम्स आ रहे हैं, ये मेरी बीमारी है, तो फिर से वो पेशेंट के उसी डॉक्टर के पास जाता है। तो पेशेंट लाइफ लॉन्ग उसका बन जाता है। मैंने देखे 20-20 साल, 30-30 साल वो पेशेंट अल्प्राज़ोलैम पे है। 30 साल पहले पेशेंट उसको नींद नहीं आती इसलिए गया और 30 सालों से वो अल्प्राज़ोलैम पे है। जब भी वो अल्प्राज़ोलैम बंद करता है तो उसको विथड्रॉवल आता है। विथड्रॉवल आता है तो उसको लगता है नींद उड़ जाती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। उसको लगता है कि अरे! ये मेरी बीमारी फिर से आ गई है, तो फिर से वो उसी डॉक्टर के पास जाता है, वो प्रिस्क्राइब करता है ना? डॉक्टर का तो अच्छा धंधा हो रहा है वहाँ, लेकिन पेशेंट की लाइफ बर्बाद हो रही है, ये नहीं हम समझते हैं। तो ये भी अवेयरनेस एक होना चाहिए। सो डायज़ेपाम उससे कम वाला है। अल्प्राज़ोलैम सबसे ज़्यादा एडिक्टिव है, उसके बाद में डायज़ेपाम है और क्लोनाज़ेपाम का कम है। तो यूजुअली मोस्ट प्रेफरेबली क्लोनाज़ेपाम आप यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरा प्रिस्क्रिप्शन है वहाँ एसिटालोप्राम 10 मिलीग्राम वो रात में देना है। 10 मिलीग्राम ये 10 दिन एसिटालोप्राम का अच्छी बात ये है कि ये 10 दिन में ही काम करना शुरू कर देता है और साइड इफ़ेक्ट प्रोफ़ाइल बहुत ही कम है। फ्लुओक्सेटिन का भी साइड इफ़ेक्ट प्रोफ़ाइल कम है,
फ्लुओक्सेटिन एक एक्टिवेटिंग मेडिसिन है। तो अगर आपको पेशेंट को एक्टिवेटिंग चाहिए, कि उसको डिज़ीनेस नहीं चाहिए, उसका कामकाज में बहुत ऐसे एनर्जेटिक फ़ील होना चाहिए, तो फ्लुओक्सेटिन देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे दवाई से पेशेंट को अच्छी नींद भी आना चाहिए, नींद में एडिटिव इफ़ेक्ट होना चाहिए, तो एसिटालोप्राम आप यूज़ कर सकते हैं। फिर 10 दिन में वैसे ही क्लोनाज़ेपाम आप ऐड करो रात को और 10 दिन के बाद में क्लोनाज़ेपाम बंद करो। फ्लुओक्सेटिन और एसिटालोप्राम आप कंटिन्यू रखो। है ना? 20 दिन के बाद में पेशेंट को बुलाना है, उसको फिर से कंटिन्यू रखना है। आप 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू रखिए, उसके बाद में आप टैपर ऑफ करके, हाफ ऑफ करके उसको बंद कर सकते हैं। तो 3 महीने आप फ्लोक्सेटिन, एसिटाडोप्राम या फिर एसिटाडोप्राम को चलाओ। क्लोनाज़ेपाम को 10 दिन में ही बंद करो, डायज़ेपाम को हो सके तो यूज़ मत करो। अगर पेशेंट को डिप्रेशन है और सोमैटिक सिम्पटम्स है, तो आप अमिट्रिप्टालिन का यूज़ कर सकते हैं। तो अमिट्रिप्टालिन जो है वो अ, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है और थोड़ा-सा साइड इफ़ेक्ट प्रोफ़ाइल उसमें ज़्यादा है। ओल्ड एज में हमने उसको प्रिवेंट करना चाहिए अमिट्रिप्टालिन को, लेकिन सोमैटिक सिम्पटम में उसका बहुत ही अच्छा आपको सिम्पटम ये मिलता है। तो एक्स एंड पेन्स है क्योंकि डिप्रेशन में सोमैटिक सिम्पटम्स भी होते हैं। तो ऐसे केस में आप अमिट्रिप्टालिन यूज़ कर सकते हैं। हाफ पहले हाफ से शुरू करो रात को 4 दिन, फिर 4 दिन के बाद में 1 करो 4 दिन और फिर 4 दिन के बाद में 2 करो रात को और उसको 2 से 3 महीना तक आप शुरू रखो, फिर आप टैपर ऑफ कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखो, पेशेंट को बातें समझाना बहुत ज़रूरी है कि उसको पेशेंस रखना पड़ेगा पेशेंट को, क्योंकि दवाई का असर होने के लिए 2 से 3 हफ्ते लगने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि 10 से 20 दिन लगते हैं। फ्लुओक्सेटिन 20 दिन तक लेता है, एसिटाडोप्राम 10 दिन में काम करना शुरू होता है और जो कोर्स है, वो वैसे देखा जाए तो कोर्स 6 से 9 महीने का है डिप्रेशन का कोर्स। इली इतके इतने दिन उसका कॉम्प्लायंस नहीं रहता है, तो आप 3 महीने तक ट्राई कर सकते हैं और पेशेंट का कॉम्प्लायंस रहा तो आप 6 महीने तक रख सकते हैं। सिंगल आपको टैबलेट रखनी है, क्योंकि 10 दिन में तो क्लोनाज़ेपाम आप बंद करने वाले हो। एक तो आप फ्लॉक्सेटिन रखने वाले हो अगर पेशेंट को एक्टिवेटिंग इफ़ेक्ट चाहिए। अगर आपको लगता है कि पेशेंट रात को अच्छे से सोए, नींद वाला इफ़ेक्ट चाहिए तो एस्टाडोलप्राम आप यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको चाहिए सोमैटिक कंप्लेंट्स है, तो फिर आप अमिट्रिप्टालिन यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सोमैटाइज़ेशन डिसऑर्डर। सोमैटाइज़ेशन डिसऑर्डर में जैसे मैंने कहा कि सोमैटिक कंप्लेंट में अमिट्रिप्टालिन बहुत अच्छे से काम करता है, तो वही अमिट्रिप्टालिन आप सोमैटाइज़ेशन डिसऑर्डर में दीजिए। सोमैटाइज़ेशन डिसऑर्डर और डिप्रेशन विद सोमैटाइज़ेशन इसमें आप कैसे फ़र्क कर सकते हैं? सोमैटाइज़ेशन डिसऑर्डर में पेशेंट डिप्रेस नहीं रहेगा, वो खुद चाहेगा कि मैं काम करूँ और वो ये जो मेरी बीमारी है उस वज़ह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये उसका मेन कंसर्न रहेगा। और डिप्रेशन में पेशेंट को लैक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, काम करने की इच्छा नहीं रहेगी, वैसे ही पड़ा रहेगा वो, है ना? ये फ़र्क है। तो अमिट्रिप्टालिन हम सोमैटाइज़ेशन डिसऑर्डर में देंगे। हाफ टैबलेट 4 डेज़ के लिए हम ये करेंगे। फिर वो 1 टैबलेट करेंगे 4 डेज़ नेक्स्ट और 8 दिनों के बाद में उसे 2 टैबलेट हम ये करेंगे। और यहाँ काउंसलिंग देना बहुत ज़रूरी है कि जो दवाइयाँ हैं उसकी एक्शन 10 से 20 दिनों के दौरान शुरू होगा और जो कोर्स है वो आपको कम से कम 3 साल के लिए सॉरी 3 महीने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन सोमैटाइज़ेशन डिसऑर्डर का कोर्स जो है बहुत लंबा होता है, 2-2 साल के लिए ये रिकमेंड किया गया है। बट पेशेंट को आप 3 साल के लिए बोलिए 3 महीने के लिए बोलिए और फिर आप टैपर ऑफ करने की कोशिश कीजिए। फिर से रीएमर्ज सिम्पटम्स होते हैं तो फिर से आप इसी हिसाब से उसको प्रिस्क्रिप्शन करके कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आप पेशेंट को बोलेंगे कि सोमैटाइज़ेशन डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट 2-2 साल के लिए होता है, तो पेशेंट आपका कंप्लायंट नहीं रहने वाला है। इवन डिप्रेशन वालों को बोलेंगे कि 6 महीने आपको ट्रीटमेंट लेना है, पेशेंट कंप्लायंट नहीं रहेगा। 2-3 महीने अपने 2-3 महीने ऐसे बोलना है और 3 महीने तक आप पेशेंट को दवाइयाँ दे सकते हैं, पेशेंट लेगा। है ना? थोड़ा-सा ये स्किल यूज़ करना पड़ेगा आपको। क्योंकि बहुत बार पेशेंट को साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के बारे में, साइकियाट्रिक मेडिसिन के बारे में स्टिग्मा होता है। तो ये इश्यू आ सकते हैं, इसलिए बोलने में थोड़ा-सा हम 3 महीने हम कोर्स करेंगे, उसके बाद में देखेंगे क्या करना है। टैपर ऑफ करके देखें, रीइमर्ज होंगे ही सिम्पटम्स तो फिर आपको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो ये साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल क्या है? तो फ्लुओक्सेटिन हमने देखा, तो फ्लुओक्सेटिन एक एक्टिवेटिंग ड्रग है, तो इसलिए उसमें कुछ नींद जैसा सेडेशन वगैरह आपको नहीं आएगा। अ, पर आप अगर रात को यूज़ कर रहे हैं तो इनसोम्निया होने की संभावना है, इसलिए हम उसको दिन में मॉर्निंग में यूज़ करेंगे। तो 20 मिलीग्राम से आप स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 मिलीग्राम तक आप जा सकते हो। 40 के ऊपर आप आपके लेवल पर मत जाइए।
जो एसिटालोप्राम है, वो 10 मिलीग्राम का हम यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं और 10 दिन के बाद में आप 20 जा सकते हैं या फिर 10 बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो 10 पे भी वो अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा-सा सेडेटिव इफ़ेक्ट है, तो आप इसको रात को भी यूज़ कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, पर्टिकुलरली ओल्ड एज के पेशेंट है और उनको आप एसिटालोप्राम दे सकते हैं। म आज तक मेरे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आया, परंतु अगर पेशेंट न्यूट्रिशनली कॉम्प्रोमाइज़्ड है, उसका केयर नहीं लिया जा रहा है, एल्डरली पेशेंट है तो उसका केयर नहीं लिया जाता है घर में, खाना खा रहा है, पानी पी रहा है कि नहीं, तो पेशेंट हाइपोनाट्रिया में भी जाने की संभावना होती है, तो फिर डेलिरियम के सिम्पटम्स आपको दिख सकते हैं। आज तक मैंने नहीं देखा कि एसिटालोप्राम की वजह से पेशेंट हाइपोनाट्रिमिया में गया और डेलिरियम हुआ। परंतु आप बराबर खाना खाने के लिए आप बोलेंगे पेशेंट को बराबर जो तो हाइपोनाट्रिमिया पेशेंट को नहीं दिखेगा। जो अमिट्रिप्टालिन है वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जैसे कि मैंने कहा और हम जो यूज़ कर रहे हैं वो मैक्सिमम 50 मिलीग्राम तक यूज़ कर रहे हैं। 25 मिलीग्राम 4 दिन लेना है और 4 दिन के बाद में हम उसको पहले तो हाफ देना है, 25 मिलीग्राम देना है, फिर उसको 50 कर देना है। तो 25 का भी हाफ 4 दिन देना है, फिर आप 1 कीजिए यानी 25 कर दिए और फिर 50 कर दीजिए। इसमें आपको ये देखना है कि इसका सेडेशन ज़्यादा आता है, तो सेडेशन की वजह से इसको हम रात को देते हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी हो सकता है इसमें। इसके एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स भी है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के, अमिट्रिप्टिलिन के। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट यानी क्या? तो ड्राइनेस, जहाँ-जहाँ बॉडी फ्लूइड है, वहाँ-वहाँ ड्राइनेस होगा। आँखों में ड्राइनेस होगा, मुँह में ड्राइनेस होगा, अ, थ्रोट में भी ऐसे ड्राई-ड्राई ऐसे लगेगा। पसीना नहीं आएगा, स्किन ड्राई लगेगी, यूरिनरी रिटेंशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये चीज़ें यानी एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स ये है। कभी-कभी पेशेंट डेलीरियम में वगैरह भी जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा डोसेज में देता है। परंतु 50 मिलीग्राम तक आप यूज़ करते हैं, तो आज तक मैंने कभी किसी को साइड इफ़ेक्ट्स ये नहीं देखा है, एक्सेप्ट द कॉन्स्टिपेशन। ओल्ड एज में फिर से आप अवॉइड कर सकते हैं या फिर और कोई कोमॉर्बिडिटी है, हार्ट के पेशेंट्स है, उसको आप अवॉइड कीजिए अमिट्रिप्टालिन। बहुत बार हम ट्रिप्टोमर यूज़ करते हैं, ट्रिप्टोमर सबको पता होगा दैट इज़ द अमिट्रिप्टालिन और बिल्कुल फ्रैंकली यूज़ करते हैं। तो जिनको हार्ट पेशेंट है वहाँ यूज़ ना करें आप ट्रिप्टोमर। फ्लोक्सेटिन विल बी द बेटर चॉइस, एसिटालोप्राम विल बी द बेटर चॉइस फॉर दैट। जैसे कि मैंने कहा कि क्लोनाज़ेपाम जो एक बेंजोडाइज़ेपिन है, वो लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन है, 25 मिलीग्राम बीड़ी से आप शुरू कर सकते हैं। रात को आप ओडी आप दे सकते हैं। तो बेटर वे कि आप रात को ही दें क्योंकि अगर आप बीड़ी यूज़ कर रहे हैं और डे टाइम में हैं और ड्राइविंग वगैरह करना है, तो फिर इश्यूज़ आ सकते हैं। तो आप उसको सिर्फ़ रात को ही देना है, जिससे उसको अच्छी नींद आएगी, जिससे उसका स्ट्रेस लेवल वो कम रहेगा और हम सिर्फ़ 10 दिन के लिए दे रहे हैं, 10 दिन के बाद में उसको बंद कर रहे हैं। डायज़ेपाम मैंने कहा कि अवॉइड बिकॉज़ उसका एडिक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा है, लॉन्ग एक्टिंग है। अल्प्राज़ोलम तो बिल्कुल अवॉइड ही करना है, वो लेना ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। पेशेंट को ये तो हम पेशेंट को अगर समझो हमने प्रिस्क्रिप्शन दिया, सिर्फ़ प्रिस्क्रिप्शन देने मात्र से नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड। उसको साइको एजुकेट करना पड़ेगा पेशेंट को। क्योंकि पेशेंट आपने दवा दिया वो 2 दिन में फिर से वापस आएगा कि सर आपकी दवा से कोई आराम नहीं हो रहा है। उसको समझाना पड़ेगा कि बेटा 2-3 वीक लगने वाले हैं आपको, 10 से 20 दिन लगने वाले हैं और ये जो मेडिसिन है वो 10 से 20 दिनों के बाद में पेशेंट को अच्छा लगने लगेगा। उसके बाद में वो दवाई बंद कर देगा। है ना? मैं अच्छा हो गया अभी दवाई बंद क्योंकि उसको ज़िंदगी में पूरे जन्म से लेके आदत है कि बीमारी अच्छी होगी तो दवा बंद कर दो। तो वैसा ही वो करेगा लेकिन वो फिर से रिकरेंस होगा ही होगा। है ना? तो ऐसा ना होने के लिए आपको पहले ही बोलना पड़ेगा कि जो हमारा कोर्स है, वो हम 3-4 महीने के लिए हम कोर्स कर रहे हैं। हाँ, वो उसके बाद में हम कम करके देखेंगे। प्रॉमिस मत करो कि हम बंद करेंगे। 3-4 महीने के बाद में हम कम करके देखेंगे। है ना? तो कोर्स वैसे चलने वाला है 6 मंथ के आस-पास। उनको ये भी बताओ कि अब्रप्टली वो दवाइयाँ बंद ना करें। अगर हम अब्रप्टली दवाई बंद करते हैं तो उसका विथड्रॉवल आता है। मैं पेशेंट को ऐसे समझाता हूँ कि हम हर दिन चाय पीते हैं और एक दिन चाय नहीं पिया तो क्या होगा? फिर अब बेचैनी, घबराहट ऐसे ही होगी। है ना? वैसे ही दवा को अगर हम अचानक बंद करेंगे तो उसकी बेचैनी, घबराहट वगैरह ऐसे ही होगी। तो वो बीमारी नहीं है, वो दवा अचानक बंद करने की वजह से मैं बोलता हूँ कि हमारा दिमाग कन्फ्यूज़ जैसा हो जाता है इसलिए बेचैनी घबराहट होती है।
तो दवा कभी अपने मन से बंद नहीं करनी है, उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम करके बंद की जा सकती है। अक्सर क्या होता है कि जब आप बेंजोडाइज़ेपिन दे रहे हैं, तो पेशेंट को लगता है ये नींद की गोली है, क्योंकि उससे उसको नींद बराबर आती है। तो उसको जब नींद आने लगती है, तो वो बंद करने जाता है, तो उसको विथड्रॉवल आता है। और फिर वो आपके पास आता है, जब मैं दवा लेता हूँ ना तभी नींद आती है। जब पेशेंट ऐसा बोलता है कि दवा लेता हूँ तभी नींद आती है, इसका मतलब इसने बंद करके देखा है, उसको विथड्रॉवल आया है और उसको फिर इनसोम्निया हुआ है। तो उसको समझाना है कि अपने मन से बंद बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं आपको दवाई को निकालूँगा, 10 दिन के बाद में आपको दवा को हाफ़ करके भी आप बंद कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो जो हम क्लोनाज़ेपम का 0.25 वाला जो डोज़ है, वो कम ही डोज़ है, तो उसको हाफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और दवाई भी इतनी छोटी आती है कि वो हाफ़ नहीं हो सकती है। परंतु कुछ लोगों को अगर उसका विथड्रॉवल आ रहा है और बंद करने के 10 दिन के बाद में बंद करने के बाद में उसको नींद नहीं आ रही है, तो आप उसको हाफ़ कर सकते हो, हाफ़ दे सकते हो। तो हाफ़ देकर फिर 4-5 दिनों में 4 से 6 दिनों में वो दवा को आप बंद कर सकते हो। डायज़ेपाम में तो आपने हाफ़ करना चाहिए। भले ही प्रिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है, परंतु लॉन्ग एक्टिंग है डायज़ेपाम 5 मिलीग्राम का 10 दिन में के बाद में उसको हाफ़ कीजिए और आप 6 दिन हाफ़ लीजिए और फिर उसको बंद कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अ, पेशेंट को रेफ़र कब करना है? अगर कोई इमरजेंसी है, जैसे पेशेंट सुसाइडल पेशेंट्स है और वो सुसाइड के अटेम्प्ट कर रहा है, तो ये इमरजेंसी है, आपको वहाँ हैंडल नहीं करनी है। आपको वहाँ उसको प्राइमरी साइको सोशल इंटरवेंशन देना है, जो हमने पिछले सुसाइड के सत्र में सुसाइड प्रिवेंशन डे जो था, तब मैंने जो बताया वो स्ट्रैटेजी अपनानी है और 108 को बुलाकर ये मेडिकल इमरजेंसी तुरंत भेजना है, आप सेफ रहेंगे। ऐसे केस में। क्योंकि आपने हैंडल किया और उसके बाद में वो घर में गया और घर में कमिट सुसाइड किया तो फिर इश्यू आ सकते हैं। तो बेस्ट वे कि उसको ऑफ़िशियली रेफ़रेंस दें। आपका आईएचएमएस सिस्टम है तो वहाँ आप पेशेंट को लिखें रेफर्ड 108 को भी इन्फॉर्म कर दीजिए तो आपके पास प्रूफ रहेगा और रिलेटिव को बताएँ और उसको भेज दें। कोई सुसाइडल पेशेंट है तो। सुसाइडल आइडिएशंस अगर है तो ये इमरजेंसी आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं, परंतु आप जो साइकोसोशल इंटरवेंशन आप ज़रूर दें और वो आपके आईएचएमएस सिस्टम में या फिर आपके रिकॉर्ड में वो लिखे कि आपने ये किया। एट लीस्ट आप टेलेमानस को कॉल करके दें। टेलेमानस में कॉल किया तो आपके पास प्रूफ है आपने इनफ इंटरवेंशन किया। अपने सामने पेशेंट को फ़ोन उसके मोबाइल से अगर उसके पास है तो फ़ोन करने को बोले अपने सामने वो टेलेमानस काउंसलर के साथ, वहाँ के साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट उनके साथ वो बात करेगा। तो आपने इंटरवेंशन किया, ऐसा आपके पास प्रूफ ये रहेगा। जो वायलेंट पेशेंट है, एग्रेसिव पेशेंट है, अगर रिलेटिव उसको रिस्ट्रेन कर पा रहे हैं, तो उसको आप 108 से भेज सकते हैं। अगर वो रिस्ट्रेन नहीं हो रहा है रिलेटिव से भी, तो पुलिस का सहारा लिया जा सकता है। अगर पुलिस वाले नहीं मानते हैं तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2016 के अनुसार ये काम पुलिस का है कि वो पेशेंट को एस्कॉर्ट करे, कैजुअल्टी तक वो पहुँचाए और पेशेंट के साथ रहे भी। परंतु एट लीस्ट हमारी अपेक्षा है कि पेशेंट कैजुअल्टी तक पहुँचे, जहाँ फिर केमिकल रिस्ट्रेंट पेशेंट को मिलेगा और पेशेंट स्टेबलाइज़ ये हो सकता है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि 10 आने वाले 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे है। उस मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर जो मिनिस्ट्री से हमें लेटर आया है, हमें स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस कैंप अपने पीएससी पर उस ऑर्गेनाइज़ करना है। वहाँ से आप पेशेंट को आने वाले पेशेंट को स्क्रीन करेंगे, उनको रेफ़र करेंगे। आप टेलेमानस को रेफ़र कर सकते हैं जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, मेंटल इलनेसेस है उनको भी टेलेमानस को रेफ़र कर सकते हैं और फिर आप आपके सिविल अस्पताल में रिस्पेक्टिव सिविल अस्पताल में आप रेफ़र कर सकते हैं। देन आपको एक अवेयरनेस सेशन भी लेना है। ये आप आपके पीएससी में भी ले सकते हैं लोगों को बुलाकर या फिर मेरे हिसाब से आपने कम्युनिटी में एक सेशन रखिए, शाम को रखिए। नहीं समय मिला तो दूसरे दिन रखिए, तीसरे दिन रखिए। ये जो अवेयरनेस सेशन है, उसका जो मटेरियल है अ, वैशाली जी ने आपको दिया ही होगा एक वर्ड फाइल में हिंदी में लिखा हुआ है, वो पढ़िए और वो सिंपल चीज़ें जो है, जो मुद्दे दिए हैं, वो आपको पेशेंट को बताने हैं। आप भी अपना जो नॉलेज है, अपनी जो एक्सपर्टी है, वो पेशेंट को आप दे सकते हैं। आज हमने कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में देखा। ये जो कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है, वो
ओपीडी में 70-80% पेशेंट्स इसी डिसऑर्डर से हमारे पास साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में आते हैं और इसके डिटेल्स आपको जो क्लिनिकल शेड्यूल का सॉफ्ट कॉपी दिया गया है, उसमें है। अ, जो 3 गोल्डन क्वेश्चन मैंने कहे और 3 एरिया ऑफ डिसफंक्शनिंग मैंने कहा, उसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। जो स्क्रीनर है, जो आपके क्लिनिकल शेड्यूल में दिया है, वो आप हैंडी अपने पास टेबल पर रख सकते हैं। ये जो 3 गोल्डन क्वेश्चन हैं, ये भी आप इस यहाँ से आप निकाल कर आप लिख कर रख सकते हैं या फिर वो स्लाइड की आप एक फ़ोटो निकाल कर रखिए, जो हमेशा आपको काम आए। और कोई भी जो पेशेंट है, वो मिस ना हो। अगर हम थोड़ा-सा विजिलेंट रहे, थोड़े से अपने स्किल्स को साइकियाट्री में उपयोग में लाए, तो किसी का मन का दर्द हम कम कर सकते हैं। किसी की मन की बीमारी को हम दूर कर सकते हैं और सही मायने में हम अपना मेडिकल ऑफिसर का कर्तव्य निभा सकते हैं। यही आप सभी को मेरा अनुरोध है इस 10 अक्टूबर मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर। धन्यवाद। कुछ प्रश्न होंगे तो वो हम ले सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्टली संपर्क करने के लिए 1441 का भी यूज़ आप कर सकते हैं। एंड एन्जॉय सैटरडे।